हाय गाइस, दिस इज निहारिका रॉय, एक्स फैकल्टी फ्रॉम बंसल लर्निंग कोटा। आज हम लोग यहाँ पे हैं क्लास में, हम लोग का बेसिक ऑफ साइंस पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ का बेसिक नॉलेज लें। ठीक है, किसी भी चीज़ का बेसिक नॉलेज मतलब सबसे स्टार्टिंग में वो कैसे आया, कहाँ से आया, हम लोग ये पहले देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में। व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। ठीक है, तो देखेंगे साइंस। देखेंगे साइंस क्या है। साइंस क्या है? तो साइंस हमारा क्या है? बुक ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये पूरा किताब है जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अपने आसपास जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जो भी चीज़ हम लोग समझते हैं, वो हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, साइंस हमारा क्या है? तो साइंस हमारा वैसा विज्ञान है जो हम लोग आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं। सराउंडिंग का कहने का मतलब है कि आसपास के अपने एरिया में, आसपास के अपने क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, वह विज्ञान कहलाता है। जिसके बारे में हम पहले से जानते नहीं हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में जानते हैं, ये हमारा विज्ञान में आता है। तो लिखेंगे साइंस साइंस हमारा क्या है? साइंस इज अ बुक ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस हमारा क्या है? किताब है, पूरा हमारा नॉलेज और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। अब देखिए, हमने तो विज्ञान को देखा कि विज्ञान में हमारा क्या आता है, लेकिन बाद में हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, जो भी चीज़ पाया जाता है हमारे आसपास में, वो कहाँ से आता है। ठीक है, या फिर वो कैसे आया, हमारे पृथ्वी पे वो कैसे आया, हम लोग को कैसे पता चला। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के आसपास तो ढेर सारी चीज़ होते हैं, सभी चीज़ को हम लोग थोड़ी नोटिस करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमारे नज़र में वो कहाँ से आया, हमने कौन सा उसके पास ऐसा छाई था, या फिर कौन सा ऐसा उसके पास स्पेशल फीचर था जिससे हम लोग ने उन्हें कैटेगराइज किया। तो इसके लिए एक अहम भूमिका निभाया वैज्ञानिकों ने। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट क्या किए, एक बहुत सारे डेवलपमेंट इन्हांस किए, प्रोसीड्योर्स निकाले, प्रिंसिपल्स निकाले, सिद्धांत निकाले, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव जंतु को हम लोग अच्छी तरह से पहचान सकें, उसके नेचर को पहचान सकें। ठीक है, उसका हैबिटेट, ठीक है, उसका लिविंग हैबिटेट को पहचान सकें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसको इवेल्युएट करने के लिए, इवेल्युएट करने का मतलब है इसको समझने के लिए, इसके बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया? 4 मेथड को निकाला। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किया? 4 मेथड को अपनाया, 4 तरीके से बताया। कैसे? तो आइए देखते हैं। इवैल्यूएटिंग साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? हमारा ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? हमारा ऑब्जर्वेशन किया, मतलब किसी भी चीज़ को पहले नोटिस किया। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू नोटिस समथिंग, मतलब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं,
ठीक है। और देखने के बाद जब हम लोग उससे क्वेश्चंस निकालते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हो, लेकिन जब तक उससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं करोगे, जब तक उससे क्वेश्चंस नहीं निकालोगे, जब तक उससे सवाल हल नहीं करोगे, तब तक क्या आपको आपकी काबिलियत का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए वैज्ञानिक लोगों ने यही किया कि कुछ भी चीज़ को उन्होंने नोटिस किया, नोटिस करने के बाद उसके कैरेक्टर को देखा, उसके फीचर्स को देखा, और देखने के बाद उन्होंने क्या किया? नोटिस किया सारे क्वेश्चंस को जो कि बाहर के दूसरे लोग बोल सकते थे या पूछ सकते थे। तो लिखेंगे एबिलिटी टू नोटिस समथिंग और solve the questions framed by the observer. Questions framed by the observer. उसके बाद दूसरा में आ गया हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपका परिकल्पना करना। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इससे क्या हुआ था कि जब उन्होंने क्वेश्चंस तो निकाल लिया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस क्वेश्चंस को, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला बेस्ड किया और उन्होंने फिर देखा कि ये हमारा सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या किया वैज्ञानिकों ने कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसे क्वेश्चन फ्रेम किया और उसको फिर टेस्ट किया। ठीक है, या फिर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस निकाला इसमें। मतलब कि अगर जैसे कि अगर कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म, कोई भी हमारा जीव जंतु आउटोट्रॉप है, तो आउटोट्रॉप क्यों है? ठीक है, आउटोट्रॉप क्यों है, उसका क्यों मतलब हेटेरोट्रॉप क्यों नहीं है? तो इस सवाल को हल करने के लिए इन्होंने क्या किया? ढेर सारे पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस को अपनाया। ठीक है, तो लिखेंगे developed a number of potential explanations साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारे पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस को शो किया। अब तीसरा आ गया क्या, जब यहाँ पे क्या हो गया कि पहला तो ऑब्जर्व किया, दूसरा फॉर्मुलेट किया। मतलब पहला तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, दूसरा उन्होंने गौर फरमाया जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब तीसरा उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, माने जो उन्होंने परिकल्पना की थी उसका उन्होंने चेक किया, उसको उन्होंने टेस्ट किया कि क्या मेरा जो ये रिजल्ट है वो सही दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पे फिर लिखेंगे चेकिंग द एक्सपेरिमेंट या फिर इसको दे सकते हैं एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको दे सकते हैं चेकिंग द हाइपोथेसिस गिविंग द रिजल्ट। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमारा क्या हो गया, पहले हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा हमारा हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा हमारा हो गया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब चौथा हमारा हो गया डेवलपिंग थ्योरी। मतलब पहले उन्होंने किसी चीज़ को नोटिस किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस निकाला। एक्सप्लेनेशन निकालने के बाद उन्होंने चेक किया कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वेदर द चेकिंग द हाइपोथेसिस गिविंग द रिजल्ट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इज ट्रू और नॉट, इज ट्रू और नॉट। ठीक है, और डी में आ गया हमारा डेवलपिंग थ्योरी। अब इससे क्या हुआ, लास्ट में इन्होंने थ्योरी को डेवलप किया।
ठीक है, लास्ट में इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी को डेवलप किया। थ्योरी को डेवलप कहने का मतलब हो गया कि उन्होंने एक अजम्पशन निकाला, या उन्होंने बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, मतलब बार बार उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन रखा, और इसके बाद उन्होंने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो बार बार सेम आ रहा है कि नहीं। फिर बाद में जब वापस से वो सेम रिजल्ट ही दिया, जैसे ए नाम का अगर कोई सिस्टम है, इसको हम ऑब्जर्व किए, इस पर एक्सपेरिमेंट किए और ये हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसके बाद जब बार बार ये हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब हम क्या करते हैं, इसको मार्केट में पेश कर देते हैं, यानी इसको हम एक थ्योरी मान के कि ऐसा ही होगा मार्केट में पेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेवलपिंग थ्योरी का पार्ट। यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग द एक्सपेरिमेंट, चेकिंग द एक्सपेरिमेंट again and again and again, giving the same result, giving the same result। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा डेवलपिंग थ्योरी खत्म हो गया। तो ये तो हो गया विज्ञान के विषय के बारे में, और विज्ञान में हमारा वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे किसी भी जीव जंतु को देखा, नोटिस किया। ठीक है, अब आते हैं साइंस के ब्रांचेस की ओर। जैसे कि आप लोग 9 में पढ़े हो, 6 में पढ़े हो, 6th टर्म में सभी लोग आप लोग पढ़े हो कि साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं। पहला आपका होता है फिजिक्स, दूसरा आपका होता है केमिस्ट्री, और तीसरा आपका होता है बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, तो वैसा ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स क्या है हमारा, वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जो कि हमारा डील करता है नेचर से। ठीक है, फिजिक्स का हमारा क्या है, वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जो कि हमारा डील करेगा इन्वायरमेंट से, नेचर से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। ठीक है, ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, फिजिक्स में आ जाएंगे। केमिकल्स क्या डिस्कस करता है, तो इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स को डिस्कस करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्या करेगा, तो केमिकल्स के बारे में डिस्कस करता है, या फिर इंट्रैक्शन ऑफ एटम, मतलब एटम्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब एटम्स किस तरह से हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमारा केमिस्ट्री में आएगा। और बायोलॉजी क्या है हमारा, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। सभी कोई जानते हैं कि बायोलॉजी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि डिराइव किया गया हमारे लैटिन से। ये हमारा बायो क्या है, मीनिंग लाइफ, ओके, और लॉजी क्या है, टू स्टडी। मतलब जब हम लोग जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो हमारा किस में आता है, बायोलॉजी में आता है। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ओके, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। या फिर दूसरे वे में कहेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे, जो जीव जंतु हमारे पृथ्वी पे रह रहे हैं, यानी पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो सब हमारे बायोलॉजी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं साइंस के बारे में। देखिए साइंस के ब्रांचेस, साइंस के ब्रांचेस देखिए, साइंस के 3 ब्रांचेस हैं। पहला हो गया हमारा फिजिक्स, दूसरा हमारा हो गया केमिस्ट्री, और तीसरा हमारा हो गया बायोलॉजी। देखिए फिजिक्स हमारा क्या है, फिजिक्स हमारा डील करता है विथ द नेचर और नेचुरल थिंग्स। ठीक है, केमिस्ट्री हमारा किससे डील करेगा, डील्स with the chemicals or interaction of atoms। ठीक है,
और बायोलॉजी क्या होता है? बायो का मीन्स हमारा हो गया लाइफ, बायोलॉजी का मतलब हो गया हमारा लाइफ, और लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी। लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी, यानी हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ देखिए यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। साइंस क्या था हमारा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बटा हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बटा हुआ था। फिजिक्स हमारा किससे डील करता था? अब तक आपको पता चल गया होगा। फिजिक्स हमारा डील करता था, डील्स विथ द नेचर, विथ द नेचर और सराउंडिंग। केमिस्ट्री हमारा डील करता था, डील्स विथ द इंटरेक्शन ऑफ एटम, इंटरेक्शन ऑफ एटम और केमिकल्स। उसके बाद हमारा बायो का मतलब होता था लाइफ, और लॉजी का मतलब होता था टू स्टडी। यानी इसको हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। लिविंग organism is called as biology। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ all living organism which exist on the earth, which exist on the earth। तो यहाँ पे तो हमारा बेसिक खत्म हुआ। अब देखिए हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, क्योंकि पूरा साइंस जो है हमारा वो हम लोग जानते हैं कि हमारा लिविंग और नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट होता है। सभी को मालूम है कि हम लोग का पूरा भी जो विज्ञान है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है, किस पे निर्भर है? लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, लिविंग क्या होता है? मतलब जिसमें लाइफ हो उससे लिविंग कहते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, मतलब जिसमें लाइफ होता है हम लोग उसे लिविंग कहते हैं, और जिसमें नॉन लिविंग होता है उसमें, जिसमें लाइफ नहीं होता यानी जिसमें जीवन नहीं होता है उसे हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना तो हम लोग देख लिए। अब इसमें देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने या फिर आर्यभट्ट ने 5 तरीके से उसको बांटा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने 5 तरीका निकाला है, जिसमें से आपका पहला तरीका आता है ग्रोथ। पहला तरीका आता है आपका ग्रोथ, दूसरा आपका आएगा रिप्रोडक्शन, दूसरा आएगा आपको रिप्रोडक्शन, तीसरा आएगा आपका मेटाबॉलिज्म, तीसरा आएगा मेटाबॉलिज्म, चौथा आएगा आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा आपका आएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा आपका आता है कंससनेस। पांचवा आपका आएगा कंससनेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू आइडेंटिफाई अ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
It is divided into 5 parts. It is divided into 5 categories. 5 categories. देखिए पहला कैटेगरी आपकी है ग्रोथ, ठीक है, पहला आपका आ गया ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, सभी को मालूम है कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ हमारा इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब जहाँ पर भी सेल का नंबर हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, या फिर सेल का मास यानी सेल का वजन बढ़ रहा है, वहाँ पे हम ग्रोथ बोलते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जिबिट कर रहा है, ग्रोथ। यहाँ ये क्या दर्शा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। यानी इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास इज टर्म्ड एज ग्रोथ, ठीक है। इसका डेफिनेशन तो यही होना चाहिए हमारा, ग्रोथ का हमारा डेफिनेशन तो यही होना चाहिए, इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास इज टर्म्ड एज ग्रोथ, टर्म्ड एज ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका फिर बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो, जिसमें एक ही कोशिका प्रेजेंट हो। यूनिसेल्युलर आप लोग सुने होंगे नाम, सभी को फैमिलियर है। यूनिसेल्युलर क्या होता है और मल्टीसेल्युलर क्या होता है, सभी को फैमिलियर है इससे। तो यूनिसेल्युलर क्या होता है, जिसमें एक कोशिका प्रेजेंट हो, मतलब एक कोशिका सिर्फ उसमें हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, मान लीजिए कि अमीबा अपना सेल नंबर तो इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि एक ही सेल होता है उसमें, तो क्या करेगा वो सेल का मास बढ़ाएगा। तो क्या उसको हम ग्रोथ में मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जैसे ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर से हम इसका कैप हटा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका इतना एरिया ये वाला खाली हो गया, ये वाला एरिया जो खाली हुआ और फिर कैप लगा दिए तो ये एरिया क्या हो गया, मोटा हो गया, वाइड हो गया। तो क्या इसमें ग्रोथ हुआ, नहीं, इसमें ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे ग्रोथ एक्सेप्शन केस है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या है, ग्रोथ एक्सेप्शन केस है। यानी ग्रोथ को हम लोग एक प्रॉपर डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं ले सकते, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग ग्रोथ को प्रॉपर नहीं कह सकते कि ये हमारा ग्रोथ शो करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या है हम लोग का, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें ग्रोथ में 2 तरह के फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। ग्रोथ हमारे 2 तरीके से होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। पहला होगा हमारा इंट्रिंसिक, मतलब जो अंदर हो, जो बॉडी के अंदर हो, यानी इंट्रिंसिक जो हमारे बॉडी के अंदर हो, और एक्सट्रिंसिक यानी एक्स माने आउटसाइड जो हमारे बॉडी के बाहर हो, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो हमारे बॉडी के बाहर होंगे, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर होंगे वो हमारा क्या हो गया, इंट्रिंसिक हो गया, और जो हमारे शरीर के बाहर हो गए वो हमारे क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक। यहाँ पे देखिए ग्रोथ को हम लोग देख रहे हैं 2 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला हो गया हमारा इंट्रिंसिक, और दूसरा हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक देखिए, इंट्रिंसिक हमारा क्या हो गया, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी। और ये हमारा क्या हो गया, ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी, ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी। मतलब जो शरीर के अंदर हो वो हमारा हो गया इंट्रिंसिक, और जो शरीर के बाहर हो वो हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक कहने का मतलब हो गया जैसे हार्मोन लेवल वगैरह बढ़ता है ना, ये हमारा इंट्रिंसिक में आ जाएगा। और एक्सट्रिंसिक कहने का मतलब हो गया जैसे बाहर का हेयर का डेवलपमेंट, वेस्ट का डेवलपमेंट, ये हमारा क्या हो गया, इसमें एक्सट्रिंसिक में आ गया, ठीक है। ये तो हमारा गया ग्रोथ के बारे में। अब आएंगे हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, तो नाम से ही पता चला रिप्रोडक्शन यानी दोबारा किसी चीज़ का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी
दोबारा किसी चीज़ का दुनिया में लाना, यानी दोबारा उसका प्रोडक्शन होना। जैसे देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, या फिर गिविंग राइट्स टू न्यू इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, मैंने यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है जो हमारा है एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, सभी को रिप्रोडक्शन तो जान रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ कर दिया है गिविंग राइट्स टू अ न्यू इंडिविजुअल और ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमारा दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। सभी को मालूम है कि रिप्रोडक्शन में हमारा दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। पहला हमारा होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है हमारा असेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में क्या होता है, जहाँ पेरेंट बॉडी खुद ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जहाँ पे पेरेंट बॉडी क्या होते हैं, खुद प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स करते हैं। जैसे इसका बहुत सारे स्टेप्स हो गए, जैसे आपका बडिंग हो गया, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद आपका फ्रैगमेंटेशन हो गया, ट्रू रीजनरेशन हो गया। तो बहुत सारे स्टेप्स से, 4 स्टेप से हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा सिर्फ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स से होता है, ठीक है, सभी को मालूम है। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल हमारा कैसे होता है, तो असेक्सुअल हमारा 4 तरीके से होता है, ठीक है, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन और हमारा ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है, लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट, इसको गौर फरमाइएगा, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद ये 2 तरह का होता है, पहला होता है हमारा असेक्सुअल और उसके बाद होता है हमारा सेक्सुअल, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में हमारा क्या है, 4 तरीके से होगा। पहले हमारा होगा बडिंग, उसके बाद होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग स्पोर फॉर्मेशन, इसके बाद हमारा हो जाएगा ट्रू रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन पहले दे देंगे। उसके बाद हमारा फ्रैगमेंटेशन तो हो गया, इसके बाद हमारा हो जाएगा ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। बॉडी में देखिए क्या होता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, सभी कोई जानते हैं, ठीक है। मतलब और स्पोर फॉर्मेशन का मतलब हो गया जैसे फंगी वगैरह में क्या होता है, फंजाई वगैरह में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगा तो वो क्या करता है, मतलब जब मौसम उसके अनुकूल नहीं होगा, किसी भी जीव के लिए जब मौसम अनुकूल नहीं होगा, स्पेशली फंजाई के लिए, तो वो क्या करेगा, एक स्पोर बनाएगा। वो क्या करेगा, स्पोर बनाएगा, ठीक है। जो कि वो स्पोर क्या होगा, जब मौसम अनुकूल होगा तो वो फट जाएगा और फट के क्या होगा, वो दूसरा इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो गया, हमारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, मतलब जब मौसम उसके अनुकूल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज या फिर स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही मौसम उसके अनुकूल हुआ, वो स्पोर्स क्या होगा, फट जाएगा और फट के नया इंडिविजुअल्स में राइज अप हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, एग्जाम्पल फंगी, एग्जाम्पल फंजाई लिख देते हैं। फंजाई, ठीक है। अब फ्रैगमेंटेशन का मतलब हो गया टूट जाना, ठीक है।
मान लीजिए कि जैसे ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, अचानक से कुछ बाहर से अगर बाहर का इंजरी हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये लॉस्ट हो गया, ये जो पार्ट है ये लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से जो ये पार्ट, जो हिस्सा यहाँ से ये चला गया, यहाँ से जो हिस्सा चला गया वो हमारा क्या करेगा, फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके एक दूसरा प्लांट बना देगा, ठीक है, भविष्य में जाके वो क्या होगा, वो दूसरा जीव बना देगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बाहर जो भी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म अगर वो मैकेनिकल इंजरी, किसी भी इंजरी से या फिर किसी भी आपका दुर्घटनावश अगर टूट जाता है तो वो कैपेबल होता है रीजनरेट करने के लिए, ठीक है, एक नया प्लांट बनाने के लिए वो कैपेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा। और ट्रू रीजनरेशन का मतलब हो गया एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बर्डिंग में आपका हाइड्रा हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, यहाँ पे अब दे देती हूँ, ठीक है। बर्डिंग में आपका हाइड्रा हो जाएगा। और आपका ट्रू रीजनरेशन में क्या हो गया, मतलब एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो पार्ट किसी भी जीव का अगर गलती से टूट गया या फिर खत्म हो गया या फिर खो गया तो वो क्या होता है, दोबारा उस पार्ट को बना लेता है। जैसे आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा, उसका पूंछ क्या होता है, अगर टूट जाता है या फिर अगर डैमेज होता है तो वो क्या होता है कि नया पूंछ ला सकता है, उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो दोबारा से उस लॉस्ट पार्ट को कवर कर ले। तो ट्रू रीजनरेशन एग्जाम्पल हो गया आपका, इसमें भी स्पाइरोगाइडा भी आ सकता है आपका, ठीक है। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी कोई जानते हो। लास्ट हमारा यहाँ पे क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सभी कोई जानते हो, फैमिलियर इससे। चलिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन का पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म यानी जो प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होती है उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। इसका डेफिनेशन है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर चल रही होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म, यानी सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो वो शरीर के अंदर तो नहीं है, तो क्या हम लोग उसको नॉन लिविंग मानेंगे? नहीं, हम लोग उसको नॉन लिविंग नहीं मानेंगे, वो भी लिविंग है। कैसे लिविंग है? क्योंकि भले ही प्रक्रिया हम लोग के शरीर के अंदर चल रही होती है लेकिन उसका जो भी काम होता है वो बाहर भी तो है, ठीक है। भले ही वो प्रक्रिया क्या है हमारे शरीर के अंदर नहीं चल रही होती है लेकिन वो जो केमिकल है, केमिकल में तो उसकी प्रक्रिया चालू है। सिमिलरली एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग दूसरा ब्रेन डेड एनिमल का या फिर ब्रेन डेड इंसान का, जैसे जो आदमी कोमा में होते हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनका दिमाग जो है वो तो नहीं चल रहा है बट उनका सारा जो केमिकल का जो भी मेटाबोलाइट्स है, जैसे आप लोगों के एक्सक्रीशन हो गया, ग्लूकोज का सेक्रेशन की जो भी आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो तो अपना हो रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग रिएक्शन तो अकर है बट वो जो एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो रुक रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेन डेड पीपल, यानी कोमा में जो पेशेंट है उसको हम क्या कहेंगे, भले ही वो मर चुका है लेकिन केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है, यानी जो भी लिविंग रिएक्शन उसमें हो रहा है, इसलिए हम लोग उसे भी लिविंग में मानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। लिखेंगे मेटाबॉलिज्म, अब लिखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो लिखेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions occurring in our body is known as metabolism, is known as metabolism, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि एग्जाम्पल इन इफ अ पर्सन, इफ एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी,
एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन है, जो भी चीज़ हो रहा है वो हमारा क्या है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी ऑल द लिविंग रिएक्शंस, लिविंग reactions is occurring outside the body, outside the body। ठीक है, outside the body। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा a brain dead people, a brain dead people also known as people in coma। ठीक है, also known as people in coma। कोमा। ठीक है, ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म का। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा क्या मेटाबॉलिज्म का। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में पूरा हमारा जो शरीर है वो किसका बना होता है, सेल का, यानी कोशिका का बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। ये सारों ओर हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। इससे क्या होगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, इससे क्या हो गया, टिश्यू बनेगा। इसके बाद इससे हमारा ऑर्गन बनता है, सभी को मालूम है। जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, या फिर लीवर हो गया। ठीक है, लीवर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपका किडनी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि आपका किडनी हो गया, या फिर जो भी पर्सन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना, और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन से हमारा क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप मैंने लिखा, ये क्या है, हमारा जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये टोटल हमारा इस पे ही बेस्ड है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा सब किस पे बना होता है, सेल से बना होता है। ठीक है, अब सेल में भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, यानी जिसमें सिर्फ एक सेल, गिनती से जिसमें सिर्फ एक सेल है, यानी एक कोशिका है, उसे हम लोग यूनिसेल्युलर में कहते हैं। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल है उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर कहेंगे। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लिखेंगे सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरी, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल इन अ बॉडी, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, each and every organism is composed of cell, is composed of cell। ठीक है, सेल क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारा सेल। इसमें भी हमारे दो पार्ट आएंगे। पहला होगा हमारा यूनिसेल्युलर, यूनिसेल इसमें क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ वन सेल, कंपोज्ड ऑफ वन सेल,
और इसमें हमारा आ जाएगा मल्टी सेलुलर। इसमें क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। ठीक है, यहाँ पे तक क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है हमारा कंससनेस। लास्ट पॉइंट हमारा आएगा कंससनेस। कंससनेस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब बाहर का चीज़ जब हम महसूस करते हो, जैसे गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, बरसात हो गया, जब हम बाहर का चीज़, हमारा शरीर जब बाहर का चीज़ को महसूस करता है उसे हम कहते हैं कंससनेस में। ठीक है, जब हमारा शरीर बाहर के अगर किसी चीज़ को महसूस करेगा उसे हम कहेंगे कंससनेस। कंससनेस क्या है, जब हम किसी बाहर की चीज़ को महसूस करते हैं, यानी एबिलिटी टू सेंस टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंटल कंडीशंस रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे देखिए, मान लो कि आप तो प्लांट देखोगे, सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या होता है, जब उसका जो फूल होता है, जिसका जो फ्लावर होता है, वो देखिएगा ध्यान से, सन की ओर टर्न करेगा। क्यों, क्योंकि उसको सनलाइट फील हो रहा है। ठीक है, उसको लाइट फील हो रहा है वहाँ पे, तो वो अपना टर्न आउट कर लेगा। अब जैसे बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर क्या होता है, हाइब्रेशन में जाता है। हाइबरनेशन कहने का मतलब हो गया आपका ठंडी के सीजन में वो स्लिप हो जाता है 6 मंथ्स के लिए, अप्रॉक्स 6 मंथ के लिए वो सोता है, सो जाता है। क्यों, क्योंकि उससे उतना ठंड बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए उस ठंड से बचने के लिए उसका जो वैक्सी मोटा कोटिंग होता है उससे वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे हाइबरनेशन। तो ये हमारा प्रक्रिया हो गया हमारा कंससनेस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंससनेस क्या होता है। ये लास्ट प्रोसेस है हमारा। कंससनेस, कंससनेस हमारा हो गया एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट ability to sense the environmental conditions responding to external stimuli, responding to external stimuli। यहाँ पे लिखेंगे plants also sense the environment, plants also sense the environmental conditions, ठीक है। प्लांट से हमारे क्या होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस को महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का 5 क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है।